बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटी कैंसर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को आज हमने डिस्कस करना है। तो हम कैंसर थेरेपी पढ़ रहे थे। हमारे पास कैंसर थेरेपी में हमने जो ड्रग्स अभी तक पढ़ी हैं, जिनको हमने रीड किया है, तो वो हमारे पास थी साइटोटॉक्सिक। तो साइटोटॉक्सिक का मतलब ये है कि वो डायरेक्टली हमारे पास जो कैंसरस सेल थे उनको जाके अफेक्ट कर रही थी। ठीक है। आज जो हम ड्रग्स पढ़ेंगे वो हमारे पास हैं, क्लास उनकी है टारगेट थेरेपी। ठीक है। टारगेट थेरेपी से क्या मुराद है कि हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक टारगेट होगा जिसके अगेंस्ट हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ठीक है। ये हमारे पास एक कैंसरस सेल है, तो अगर हमारे पास इस कैंसरस सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है तो हम इसी रिसेप्टर को जाके हिट करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास एक टारगेट है। पहले जो हमने किया था वो ये किया था कि जितने भी हमारे पास कैंसर सेल थे, जितने भी थे, उनको ओवरऑल हम टारगेट कर रहे थे। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारे पास जो नॉर्मल बॉडी के सेल थे वो भी इफेक्ट हो रहे थे। ठीक हो गया जी। तो अब हमारे पास टारगेट थेरेपी में हमारे पास स्पेसिफिक टारगेट है जिसको हम क्या करेंगे, हम हिट करेंगे, टारगेट करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास हम क्या करते हैं कि एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती हैं, ये टेक्निक किस तरह से यूज की जाती है और किस तरह से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास लेबोरेटरी टेक्निक के जरिए ना हम क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज बना लेते हैं। किस तरह से कि यहाँ पे अगर हम एक बात करें कि ये हमारे पास एक माउस है। ठीक है। माइस हम कह सकते हैं। ठीक है जी। रैट। तो क्या किया कि हमने बाहर से इस रैट में एंटीजन इन्फ्यूज करवा दिया। ठीक है। तो जैसे ही हमने एंटीजन को इसमें इन्फ्यूज करवाया तो ये जो हमारे पास रैट है, इसका जो इम्यून सिस्टम है इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या करेगा कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगा। तो जो वो हमारे पास जो प्रीपेयर्ड एंटीबॉडीज हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और हमारे पास यही एंटीबॉडीज जो होती हैं इसको हम यूज करते हैं एज अ एंटी कैंसर थेरेपी के तौर पे। नेक्स्ट बात ये है कि हमारे पास ये जो हमारे पास लेबोरेटरी टेक्निक से प्रीपेयर्ड एंटीबॉडीज होती हैं ना, ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो। ठीक है। मैक्रो का मतलब ये होगा कि हमारे पास बेसिक फार्माकोलॉजी के रिलेटेड बात है कि बायो अवेलेबिलिटी जो होगी वो इसकी डिक्रीज हो जाती है। अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। किस रूट से, अगर हम इसको ओरली यूज करेंगे। ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास जितनी भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं उनको हम यूज करते हैं आईवी। आईवी हम यूज करते हैं, इंट्रावीनसली हम देंगे। और इंट्रावीनसली हमारे पास ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होंगी वो हमारे पास कैंसर सेल जो होंगे उनको जाके हिट करेंगी और उनको मारना शुरू कर देंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट फर्दर ये बात है कि हमारे पास जैसे कि हमने एंटी कैंसर ड्रग्स के कॉमन साइड इफेक्ट पढ़े थे, तो इसी तरह से हमारे पास ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं ना, इनका जो साइड इफेक्ट होता है ना वो आपके पास देखने को मिलता है इन्फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है। व्हाट इज इन्फ्यूजन रिएक्शन? कि अगर हमने किसी को एंटीबॉडीज इन्फ्यूज करवाई हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ऐसे पेशेंट में फीवर, ठीक है जी, उसके अलावा हमारे पास स्किन रैशेस समहाउ, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास हाइपोटेंशन। तो ये हमारे पास कॉमन सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ये क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि हम नेक्स्ट इम्यून सिस्टम ही शुरू करने लगे हैं। तो ये अगर हमारे पास एक एंटीबॉडी है, ठीक है, और ये आपके पास स्पेसिफिकली एंटीजन के ऊपर जाके प्रेजेंट हो गई है, ये आपके पास ये एंटीजन था, ठीक है, और इसके ऊपर एंटीबॉडी लग गई है। तो फर्दर हमारे पास क्या होता है कि इसके रिस्पॉन्स में फर्दर हमारे पास जो बाकी इम्यून सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो साइटोकाइंस को रिलीज करवाएंगे। और ये साइटोकाइंस जो होते हैं वो मेन काज होते हैं हमारे पास फीवर, रैश, हाइपोटेंशन का। तो ये साइड इफेक्ट जो है वो कॉमनली देखने को मिलता है। यहाँ तक बात हो गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, तो उसको हम फर्दर सीक्वेंस में डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो आपके पास है बीवासीजुमाब। बीवासीजुमाब।
सीजुमाब। ठीक है। एक कॉमन बात जो सबके साथ अहम है वो ये होगी, हमारे पास जो भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होंगी उनके एंड में हमारे पास MAB, मैब देखने को, मैब। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब आपने कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो पेपर में आपके पास कोई भी ड्रग का नाम आता है जिसके एंड में माब है, तो ये आपके पास एक डायग्नोज हो जाएगा कि ये जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ठीक है। तो तमाम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होंगी उनके एंड में माब आएगा, MAB। ठीक है जी। और बीवा सीजोमाब, ये जो हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है, ये जो दो वर्ड को मैं मेंशन कर रहा हूं ना, इसको आपने खुद भी मेंशन कर लेना है। मैंने एक बी को और एक वी को मेंशन किया है। तो ये हमारे पास होती है, मोस्ट कॉमनली टारगेट करती है वेज एफ को, वेज एफ। ठीक है। वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है। और इसने क्या करना होता है, ये आपके पास क्या करेगा कि ये जो आपके पास फैक्टर है, अगर यहाँ पे सेल है, ठीक है जी, या यहाँ पे हमारे पास कोई ब्लड वेसल है, कोई भी है, तो आपके पास क्या होगा कि ये जो वेज एफ है ये स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके टारगेट करेगा। अगर ये स्पेसिफिक टारगेट रिसेप्टर पे जाके टारगेट करेगा ना, तो इसके रिस्पॉन्स में फर्दर आपके पास नेक्स्ट होता है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस। ठीक है। व्हाट इज एंजियोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, नई ब्लड वेसल्स जो बनती हैं उसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस। तो अब आपके पास होगा कुछ इस तरह से कि ये जो रिसेप्टर है ना, रिसेप्टर पे क्या लगना था जाके, वेज एफ। ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि ये इनकी मुलाकात को रोक देती हैं। ठीक है, कि हम आपको मिलने नहीं देंगे। ये काम होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। सेम आपके पास वही सेल है, वही रिसेप्टर है, लेकिन अब यहाँ पे क्या लगेगी, यहाँ पे आके लगेगी बीवासीजुमाब। तो वो आपके पास फर्दर वेज एफ को उसके रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करने देगी। अच्छा, हमने क्यों किया ऐसे, इसका कैंसर के साथ क्या रिलेशन है? तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे अगर कैंसर सेल डेवलप हो रहे हैं ना, ठीक है, कैंसरस सेल, हम जब जनरल पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा क्लियर मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि जैसे ही कैंसर सेल डेवलप होते हैं ना, तो उनको उनकी रिक्वायरमेंट के लिए ज़्यादा ब्लड वेसल्स की ज़रूरत होती है। ब्लड वेसल्स की ज़्यादा ज़रूरत, ब्लड वेसल्स तो नहीं खाते, लेकिन अगर ब्लड वेसल्स ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई आएगी। और जो न्यूट्रेंट्स हैं, जो प्रॉपर सेल की न्यूट्रिशन आपके पास प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होती है, तो वो ज्यादा उसको मिलेंगे। तो ये मेन काज होता है, इस वजह से आपके पास जो है एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। तो हम नॉर्मली इस टेक्निक को बेसिकली ऐसे भी कह देते हैं कि हमारे पास ये है कैंसर स्टार्विंग थेरेपी। कैंसर स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब क्या होगा कि भूख, कि हमने कैंसर को भूखा मार दिया। ठीक है। तो इस तरह से हम कैंसर को रोक सकते हैं। इसका जो साइड इफेक्ट होता है मेन कॉमनली आपके पास जो MCQs है वो ये आएगा। ये पूछा जा सकता है एक MCQs के तौर पे कि ये मेनली टारगेट किसको करती है, और इसका जो मेन साइड इफेक्ट है वो आपके पास इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग। ठीक है। अब आपके पास होगा कुछ इस तरह से कि अगर कोई बंदा जो था वो पोस्ट ऑपरेटिव था, पोस्ट ऑपरेटिव, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई बंदा है जिसने सर्जरी करवाई है। अगर सर्जरी करवाई है तो सर्जरी के बाद आपके पास अगर ये एब्डोमेन है पेशेंट का, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कट लगा हुआ है, ये यहाँ पे इंसिजन हुई है, तो अब क्या होना है कि इसने रिकवर होना है। तो इसकी रिकवरी के लिए इसको ज़्यादा ब्लड वेसल्स की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि प्रॉपरली यहाँ पे दोबारा से आपके पास जो वूंड के लिए कोलेजन, मतलब जो कंपोनेंट्स चाहिए वो मिले इसको। तो अगर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है तो उसकी जो वूंड हीलिंग होगी ना वो आपके पास इम्पेयर हो जाएगी, तो प्रॉपर वूंड हीलिंग नहीं होती। ये मेन साइड इफेक्ट है किसका, बीवा सीजुमाब का। ये एक MCQs है, ये आ सकता है इसमें से, और एक ये MCQs है, ये आ सकता है। बीवा, बी से ब्लड और वी से वेसल्स, तो इसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाकी भी साइड इफेक्ट हैं कि ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, हेमोरेज, लेकिन मोस्ट कॉमन यही है, इसी से आपने याद करना है। और इसको हम देते कब कब हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज करेंगे? एनी सॉलिड ट्यूमर,
तो आपके पास जितने भी सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं उनमें ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है मोस्ट कॉमनली। जैसे कौन कौन सा हो सकता है आपके पास, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, इन दोनों में आपके पास मोस्ट कॉमन है। और नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ठीक है, इनमें हम इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है जी, एक हो गई है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास जो है वो है रिटोक्सीमाब। रिटोक्सीमाब, रिटोक्सीमाब मोस्ट कॉमनली, अगर मैं कहूं कि ये आपके पास, अगर ये सेल है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपके पास CD20 मार्कर है। तो ये कौन सा सेल होगा, अहमद बताएगा हमें कि अगर हमारे पास अगर सेल है तो उसके ऊपर CD20 मार्कर है, तो ये कौन सा सेल है? ई सेल है, KF सेल है, ये कौन सा सेल है? कोई भी एनीवन आंसर कर सकता है मुझे यार। सही आंसर किया है बिल्कुल, फातिमा आपने भी सही कहा। हमारे पास क्या होता है कि CD20 मार्कर होता है बी सेल, तो ये बी सेल है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रिटोक्सीमाब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है वो इसी के अगेंस्ट होती है, इसके अगेंस्ट होगी, इसके अगेंस्ट होगी, टारगेटेड है, तो ये आपके पास क्या करेगी, इसको मारना शुरू कर देगी। अब अगर इसको मारेगी ना, तो बी सेल जो होता है ना वो तीन काम करता है मोस्ट कॉमनली बॉडी में ना, तीन काम जो होते हो रहे होते हैं ना वो रुक जाते हैं। ठीक है, ये इम्यूनोलॉजी का पार्ट है और ये बहुत ही अहम है। ये MCQs के लिहाज से बहुत दफ़ा ये पूछा गया है, बार बार NLE के एग्जाम्स में भी आया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपने कभी भी नहीं भूलना कि रिटोक्सीमाब जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो हम कहाँ यूज करते हैं। तो अगर बी सेल को मार देंगे ना, तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो प्रोटीन्स होती हैं, जो कि आपके पास इनेट और अडाप्टिव इम्यून को क्या कर रही होती हैं, जाके कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं, उसकी मदद कर रही होती हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड सेल लाइसिस जो होगी वो आपके पास रुक जाएगी, पहली बात ये होगी। कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड सेल लाइसिस, ठीक है, ये रुक जाएगी अगर बी सेल्स आपके पास बॉडी में नहीं है। दूसरे नंबर पे आपके पास एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी, डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है जी। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो बी सेल होते हैं ना वो एंटीबॉडी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इन्होंने फर्दर आगे प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होना होता है और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी का जो प्रोसेस होगा वो रुक जाएगा। फर्दर आपके पास फैगोसाइटोसिस जो है ये भी अफेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, फैगोसाइटोसिस, तो तीनों के तीनों प्रोसेस जो होंगे अगर बी सेल नहीं है तो ये रुक जाएंगे। अगर अगर ये आपके पास रुक रहे हैं तो हमारे पास आंसर ये आएगा कि हमारे पास कोई पेशेंट है, उसने कहा कि कोई पेशेंट था जो कि आपके पास, अब मुझे बताएं कि बी सेल का लिम्फोमा, या बी सेल सॉरी लिम्फोमा खुद ही बताई जा रहा हूँ कि बी सेल का कैंसर आपके पास कब कब होगा। कोई भी नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हो सकता है, ठीक है जी, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हो सकता है, या आपके पास क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया कोई भी हो सकता है। तो इसमें आपके पास क्या होते हैं कि बी सेल ज्यादा होते हैं। उसने कहा कि कोई पेशेंट जो था उसकी पास्ट हिस्ट्री है कि वो जो पेशेंट है वो रिटोक्सीमाब ले रहा है प्रीवियस 2 ईयर से 1 ईयर, इतनी लंबी हिस्ट्री तो नहीं होती, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि 3-4 ईयर से वो रिटोक्सीमाब ले रहा है, उसको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा था। तो अब वो कहेगा कि ऐसे पेशेंट में किस इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये आपके पास MCQs है, तो उसमें PML, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइनसेफलोपैथी, आपके पास JC वायरस होता है जो कि प्रोग्रेसिव, ये बुक पे लिख लें अगर नहीं लिखा हुआ, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको इंसेफ्लोपैथी, ठीक है, JC वायरस जो है वो करवाता है। तो अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम डिक्रीज हुआ पड़ा है तो इस इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। इसके अलावा नीमोसिस्टिक जुरवेसी, नीमोसिस्टिक
जीरोवेसी, ठीक है जी। और क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस, ये सारी आपके पास फंगल इन्फेक्शन में आती हैं। लेकिन ये जो वायरस है, ये मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, ये भी पूछा जाएगा। साइटोमेगालो वायरस का भी रिस्क बढ़ सकता है। निमोसिस्टिक यूरवेसी और क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस, ये फंगल इन्फेक्शन है, तो इनका भी बढ़ेगा। लेकिन ये आपने नहीं भूलना कि जेसी वायरस की वजह से प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफलोपैथी होती है अगर कोई बंदा रिटॉक्सीमाब ले रहा है। और इसको कहाँ कहाँ यूज करना है? हमेशा हमने तब यूज करना है अगर किसी पेशेंट को बी सेल का कैंसर है या लिम्फोमा है, ठीक हो गया जी। तो तब हम इसको यूज करेंगे। अदर देन कैंसर्स, ये आपके पास यूज किया जाता है एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट। तो इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पे हमारे पास अगर किसी पेशेंट को रोमेटाइड आर्थराइटिस है तो उसमें भी यूज करेंगे, क्योंकि उसमें बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो होता है वो बॉडी को हार्म कर रहा होता है। तो हम बॉडी में अपने इम्यून सेल्स को डिक्रीज करते हैं ताकि बॉडी में इतनी ज्यादा इन्फ्लामेशन ना हो। इसके अलावा हमारे पास और एक दूसरा एमसीक्यूज है आईटीपी में। व्हाट इज आईटीपी? हमारे पास इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हमने कहा था कि हमारे पास प्लेटलेट के ऊपर जो GP2B3A, हमारे पास ये जो रिसेप्टर होते हैं, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है ना, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एंटीबॉडीज, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज होती हैं, इसके अगेंस्ट ये जो डिजीज होती है इसको बोलते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम रिटोक्सीमाब यूज करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट मोस्ट कॉमनली कैसे यूज की जाती है? वैसे IVIG सबसे पहले दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे हम सप्लीनेक्टमी करते हैं। सप्लीनेक्टमी, ताकि आपके पास सप्लीन ही ना हो जो कि इसको खाए जाके प्लेटलेट्स को। तीसरे नंबर पे हम इसको रिटोक्सीमाब भी दे देंगे, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास ये एमसीक्यूज है कि हम मोस्ट कॉमनली किस डिजीज में यूज करते हैं। वैसे रिमेटाइड आर्थराइटिस में, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास ऑटोइम्यून हिमोलिटिक अनीमिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज हैं उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। ये नहीं भूलना, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। फर्दर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो आपके पास है ट्रेस्टुजुमाब। ट्रेस्टुजुमाब, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास ट्रस्ट से आपने याद करना है कि ट्रस्ट से क्या बन सकता है। मोर रेलिवेंट जो इसके करीब बात है, ट्रस्ट। एंड व्हाट इज ट्रस्ट? ट्रस्ट मीनिंग मतलब कि फीमेल से रिलेटेड थोड़ी बात हो सकती है, मेल और फीमेल, अगर आप उसमें ट्रस्ट का रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब किसी को टारगेट नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये जो रिलेटेड होती है ना कंडीशन, ये हम देते हैं एज अ ब्रेस्ट कैंसर। मतलब कि ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में हम ये जो एंटीबॉडी है वो यूज करते हैं, ठीक है। और ये HER2 रिसेप्टर, HER2, ये जो रिसेप्टर हैं इसके अगेंस्ट ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, ठीक है जी। ह्यूमन एपिथीलियम रिसेप्टर 2। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी बात ये है, मुश्किल तो नहीं है, हम इसको आसान करते हैं। अभी हमारे पास ये अगर सेल है ना, ठीक है, अगर ये ब्रेस्ट का एक सेल है तो आपके पास होगा कुछ इस तरह से कि इसकी डोमेन, इसकी जो मेम्ब्रेन है ना उसके ऊपर कुछ इस तरह से रिसेप्टर होता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं हर टू रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम केमिकली इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो ये टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टायरोसिन काइनेज? कि हमारे पास इसकी जो इंटरनल डोमेन है ना, ये जो इंटरनल डोमेन है हमारे पास, ये फर्दर इस तरह से एक्ट करेगा कि जैसे ही हमारे पास ये जो रिसेप्टर है इसके ऊपर आके हर लगेगा, हर रिसेप्टर के ऊपर हमारे पास स्पेसिफिक आपके पास इसका रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे आपके पास फॉस्फोरिलेशन हो जाती है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, इसी वजह से इसको काइनेज बोलते हैं। तो जब फॉस्फोरिलेशन हो जाती है तो फर्दर आपके पास नेक्स्ट जितने भी पाथवे चलते हैं, मतलब कि नेक्स्ट आपके पास कौन कौन से पाथवे हो सकते हैं, PI3K हो सकता है, ठीक है, mTOR पाथवे हो सकता है। ये सारे इंट्रासेलुलर पाथवे होते हैं इंट्रा सिग्नलिंग के लिए। उसके अलावा हमारे पास रास, राफ, RAF, रैस, रैफ, ठीक है जी, MEK, तो ये सारे के सारे इंट्रासेलुलर पाथवे हैं, क्योंकि हमारे पास ये फर्दर इसको आगे गो थ्रू करते हैं। और ये जो होती हैं ये इंट्रा सिग्नलिंग
इंट्रा सिग्नलिंग मॉड्यूलेटर्स हैं, जो कि जाएंगे और आपके पास जो डीएनए होगा सेल का, उसमें जाके ये कहेंगे कि चलो भी आगे दो तीन काम करो। दो तीन काम क्या करो? वो कहेंगे कि सेल की प्रोलिफरेशन को बढ़ा दो, प्रोलिफरेशन, ठीक है जी, उसको बढ़ा दो। उसके अलावा हमारे पास वो कहेंगे कि इनहिबिशन एपोप्टोसिस, के तुमने मरना नहीं है अब। सेल को कहेंगे कि मरना नहीं है तुमने, जिंदा रहो। फर्दर आपके पास एंजियोजेनेसिस को बढ़ा देंगे, ठीक है, वो कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स को प्रोड्यूस करो। तो ये सारी कंडीशंस हो जाती हैं। अब अगर इस रिसेप्टर की हमारे पास क्या है, म्यूटेशन है। म्यूटेशन से मुराद क्या होगा कि ये हमारे पास ऑटो एक्टिवेट हो जाता है, खुद ब खुद हमारे पास फास्फोरिलेशन हो जाती है म्यूटेशन की वजह से। और ये जो सारा पाथवे वो फर्दर आगे चलता है, और डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, आप सेल साइकिल प्रोग्रेशन जो आगे प्रोटीन्स बनाता है, वो आपके पास ये काम करवा रही होती हैं। तो हम क्या करेंगे, ट्रेस्टोजुमाब देंगे और इसको बंद कर देंगे, भाई नहीं भाई रुक जा, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली ट्रस्ट, ट्रस्ट से याद रखना है अपने, ट्रस्ट, ठीक है। और उन्होंने बुक पे लिखा हुआ है इससे के रिलेटेड निमोनिक के ट्रस्ट हार, ट्रस्ट से आपके पास फीमेल रिलेटेड उसने थोड़ा रिलेट करने की कोशिश की है, और हर फीमेल को प्रेजेंट कर रहा है। और ट्रस्ट का मतलब है कि ट्रस्ट करो या नहीं करो। आई थिंक सो कि डोंट ट्रस्ट हर, इस तरह बना लें तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, डोंट ट्रस्ट हर, ठीक है। और हर रिसेप्टर को इनहिबिट कर रही हैं ये। और मोस्ट कॉमनली हम इसको यूज़ करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करने का मकसद, ये जो सारी बातें बताई हैं ना, तो एमसीक्यूज ये आएगा कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ट्रांसटूजुमाब, ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, तो ये क्या करती है, ये टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर को इनहिबिट करती है, ठीक है। तो ये नहीं भूलना कभी भी कि ये जो रिसेप्टर है उसकी जो एक्टिविटी है वो टायरोसिन काइनेज पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है जी। तो बात होगी यहां तक। फर्दर आगे आपके पास कि इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, तो ये करवाएगा कार्डियो मायोपैथी, ठीक है। कार्डियोमायोपैथी करवाएगा ये आपके पास जो ड्रग है। फर्दर इसके अलावा हमने जो कल पढ़ी थी उनमें से कौन कौन सी ड्रग थी जो कार्डियोमायोपैथी करवा रही थी? डॉक्सीरिबोसिन, ठीक है जी, और डेनोरूबिसिन, ठीक है, ये दोनों कार्डियोमायोपैथी करवाती हैं। लेकिन ये जो है इनका ज़्यादा रिस्क रिस्क होता है। ये जो आपके पास ड्रग है वो भी ऑलमोस्ट करवा देती है, ठीक है जी। रिटोक्सीमाब की बात हो गई है, ट्रास्टुजुमाब की बात हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं सिटोक्सीमैब। सिटोक्सी और एंड पे हमेशा मैब आएगा क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। तो अगर मैब आ रहा है ना, तो आपके पास इसके नतीजे में ये जो एंटीबॉडी होती है ना, वो आपके पास EGFR, ये जो रिसेप्टर होता है ना, इसको EGF के साथ में नहीं मिलने देती। EGF, ठीक है, ये जो आपके पास ग्रोथ फैक्टर है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इसने आके EGFR रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करना होता है। तो EGFR रिसेप्टर के ऊपर आके लगेगी सिटोक्सीमाब, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। अब हमारे पास ये जो ड्रग ड्रग है मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में, और मोस्ट कॉमनली जो कंडीशंस हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कि हेड एंड नेक कैंसर, मतलब सॉलिड ट्यूमर में हम इसको यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और आपके पास इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये आपके पास रैशेस, रैश काज करवा देता है, रैश, ठीक है। अब हम बुक पे आते हैं। बुक पे दो तीन बातें जो कि आपको बतानी है, मेंशन करनी है, तो फिर हम आगे चलते हैं जी। हमारे पास ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थी, ये बेविसुमाब ये हमने पढ़ ली, बेविसिजुमाब, सिटोक्सीमाब पढ़ ली, रिटोक्सीमाब पढ़ ली, ट्रांसटुजुमाब पढ़ ली, ठीक है। अब ये जो तीन है ना, ये मोस्ट कॉमनली हमारे पास कुछ इस तरह से सीन होता है इनका, यहीं पे मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो ट्यूमर सेल होता है ना, वो क्या करता है कि वो अपनी शनाख्त नहीं देता इम्यून सेल्स को। जैसा कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये एक ट्यूमर सेल है, ठीक है, तो ट्यूमर सेल है ये ट्यूमर सेल है, ठीक है। और इसके पास क्या है कि इसके पास हम मोस्टेचिस बना देते हैं कि इसके पास मोटेजिस मोस्टेचिस है मतलब, ठीक है, ये ट्यूमर सेल है। अब इसके पास होता कुछ इस तरह से है
इसके पास इसकी रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द इम्यून सेल्स। बात करने का मकसद है कि हमारे पास यहाँ पे आ गया एक इम्यून सेल्स, जिसको हमने कह दिया कि ये CD T सेल है, CD4 T सेल है, ठीक है। अब क्या करेगा कि वो इसको आके रिकॉग्नाइज करने की कोशिश, इसको मारने की कोशिश करेगा। कोई भी T सेल है जो कि क्या करेगा कि इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ना, तो इसके पास आपके पास एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ प्रोटीन। ये जो ग्रीन वाली मैंने बनाई है ना, ये ग्रीन है। ग्रीन इस वजह से है कि बॉडी के लिए आपके पास ग्रीन सिग्नल होता है। इसको कहते हैं PD1, प्रोग्राम्ड सेल डेथ प्रोटीन, ठीक है। अब इसके रिस्पॉन्स में कैंसर सेल पता क्या करते हैं, कैंसर सेल प्रोटीन एक बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं PDL1, ठीक है जी। प्रोटीन सॉरी प्रोग्राम्ड सेल डेथ प्रोटीन लाइगेंड, ठीक है, लाइगेंड। प्रोग्राम्ड डेथ प्रोटीन लाइगेंड जो होता है वो आपके पास कैंसर सेल के ऊपर होता है, और जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ प्रोटीन होती है वो इम्यून सेल्स के पास होता है। तो इसके रिस्पॉन्स में ये जो आपके पास ये लाइगेंड है ना, इस डेथ प्रोटीन के अगेंस्ट वो क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है मतलब कि ये रेड फ्लैग है बॉडी के लिए, तो जो इसको मरने नहीं देता। अब हमारे पास कुछ ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होंगी जो PD1 को इनहिबिट करेंगी, ये इस पे आके लग जाएंगी, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी होंगी, सॉरी PD1 पे लगी, इस पे आके इसको अटैच करेंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो PDL1 पे जाके अटैच करेंगी, ठीक हो गया। तो इस तरह से क्या होगा कि इनका कनेक्शन आपस में प्रॉपरली हो सकेगा, ठीक है, तो ताकि जो रेजिस्टेंस है वो ना बन सके। तो ये सारी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, पेम्ब्रोलिजुमाब, निवोलोमाब, सिमिप्लीमाब, ठीक है, ये सारी आपके पास PD1 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैं। एटिजोलीजुमाब, ठीक है, डुर्वालुमाब। ये जो एटिजोलीजुमाब है ना, ये मैंने एक एमसीक्यूज में देखा, ये एमसीक्यूज आया हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आपने याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि हमारे पास ये सारी माप पे ख़त्म हो रही हैं, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। जितना कंसेप्ट था वो मैंने आपको दे दिया है। तो ये मेमोराइजेशन जो आपके पास है ना, उसको थोड़ा सा इंक्रीज करें, बार बार चीज़ों को जो है वो रिवाइज करें, ताकि आपके पास जो मेमोरी में वो सेव हो सकें, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है। CTLA4, ये भी आपके पास क्या होता है कि ये इम्यूनो हिस्टोकेमिकल, मतलब कि दोनों आपके पास जो सेल्स होते हैं ना, इम्यून सेल्स, बेसिकली ये इम्यूनोलॉजी का पार्ट है। तो इसके अगेंस्ट भी आपके पास अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनेगी, तो वो भी कैंसर सेल्स को मारने में हेल्पफुल होंगी। अब इसके रिस्पॉन्स में हमारे पास इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑटोइम्यूनिटी, डर्माटाइटिस, इंटेरोकोलाइटिस, हेपाटाइटिस, निमोनाइटिस, और एंडोक्राइनोपैथीज हो सकती हैं, ठीक है। एंडोक्राइन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है जी। नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, मेलानोमा, यूरिथ्रल कार्सिनोमा, इसमें हम इसको यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी खत्म हो गई हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, सॉरी ये एक रह गई थी, एल्म टूजुमाब। एल्म टूजुमाब ये अब आपके पास किस कंडीशन में हम देते हैं, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, CD52 को टारगेट करती है, और इसके कंडीशन में ITP, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का रिस्क भी बढ़ जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है जी। बाकी जो बातें आपने याद रखनी है वो आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो हम बात करने लगे हैं, तो इसके एंड में देखें माब आ रहा है, माब नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज नहीं है। हमारे पास ये कुछ ऐसे एंटी कैंसर स्मॉल मॉलिक्यूल्स इनहिबिटर, कुछ ऐसी हमारे पास ये ड्रग्स होती हैं जो कि डायरेक्टली सेल को जाके अफेक्ट करती हैं। तो सेल को जाके अगर अफेक्ट करेंगी ना, तो उसकी इंटीग्रिटी को डिस्ट्रॉय करेंगी। इंटीग्रिटी मतलब कि आपके पास जो सेल में प्रॉपर काम हो रहा है ना, जो उसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो जो आपके पास उसमें स्पेसिफिक इंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये उन इंजाइम को जाके अफेक्ट करेंगी। तो इनमें से जो मोस्ट कॉमन है, जो आपने कभी भी नहीं भूलनी और आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, वो आपके पास है ये वाली ड्रग्स। ये वाली आपके पास, इसको हम यूज करते हैं जोम्बी से, आपने याद कर लेना है जोम्बी, बोटी जोमिब, एक्साजोमिब और
कार्फिल जोमिब, ये आपके पास जो जोमिब आ रहा है ना जिसके एंड में, ये मोस्ट कॉमनली मल्टीपल माइलोमा और मेंटल सेल लिम्फोमा, इनमें हम यूज करते हैं, ठीक है जी। और ये प्रोटियोसोम इनहिबिटर है। प्रोटियोसोम आपके पास एंजाइम होता है जो कि यूबिक्विटिन टैग्ड प्रोटीन को मारता है, जो कि यूबिक्विटिन मतलब जो अनफोल्डेड प्रोटीन होती है ना, तो उनको फौरी तौर पे ये मारता है। अगर हम इसको इनहिबिट कर देंगे ना तो सेल में आपके पास क्या होगा, अनफोल्डेड प्रोटीन बढ़ जाएंगी, और अनफोल्डेड प्रोटीन अगर बढ़ेंगी तो खुद ब खुद सेल के जो एंजाइम है वो सेल को मार देंगे, एपोप्टोसिस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके रिलेटेड है। बात आपने इतनी याद रखनी है, ये इसको रटा मारना है, और रटा इस तरह मारना है कि मल्टीपल माइलोमा में कौन सी हमारे पास एंटी कैंसर स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स होते हैं, तो वो आपके पास जोम्बी, जोम्बी से याद रख लें, नहीं भूलेगा, जोमिब जोमिब। अब इसका जो साइड इफेक्ट है वो आपके पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज करवा सकते हैं, और ये मोस्ट कॉमन हर्पीज जोस्टर रीएक्टिवेशन। अच्छा, ये थोड़ा बता देता हूँ आपको कि ये क्या मसला होता है। आपके पास जो वायरस होता है ना, हर्पीज जोस्टर, हर्पीज वायरस जो होते हैं ना, अगर किसी पेशेंट को हर्पीज हुआ है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में वो आपके पास क्या हो जाता है कि वो सेव रह जाता है, जैसे कि मेमोरी कार्ड में आप कोई ना कोई सॉन्ग्स वगैरह एक दफ़ा उनको कॉपी कर लेते हो ना, तो वैसे ही रह जाता है। किसी पेशेंट को आपके पास क्या हुआ कि हर्पीज वायरस हो गया, तो हर्पीज वायरस को हम ब्लैक से बना देते हैं कि ये आपके पास है हर्पीज वायरस, ये हुआ। तो आपके पास होता कुछ इस तरह से है कि ये बॉडी में आपके पास रिमेनिंग रह जाता है, ठीक है। डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब है कि ये एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव फॉर्म में। और डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है, ये माइक्रो का कंसेप्ट है। डोर्सल रूट गैंग्लियन में ये जाके आपके पास डोरमेंट फॉर्म में पड़ा रहता है। बाद में अगर कभी भी इम्यूनिटी आपके पास डिक्रीज हो गई, बॉडी में इम्यूनिटी डिक्रीज है, किसी को एचआईवी हो गया या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग यूज कर रहा है, तो दोबारा से ये क्या करेगा, ये आपके पास एक्टिव हो जाएगा, ये जाग जाएगा, ये कहेगा कि भाई मैं आ जाता हूँ। तो इसके नतीजे में दोबारा से आपके पास ये जो वायरस होता है वो बॉडी में प्रेजेंट हो जाता है, और मोस्ट कॉमनली आपके पास जो डर्माटोम है ना, उनमें आपके पास स्किन रैशेज मिलते हैं, और ऑप्थेल्मस भी होता है। कई दफ़ा आपके पास जो आंख है ना, आंख वाले एरिया में फिफ्थ क्रेनियल नर्व को भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो ये माइक्रो का सारा कंसेप्ट है। यहाँ पे बात ये हो रही थी कि अगर कोई बंदा ये ड्रग ले रहा है ना, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि हर्पीज जोस्टर रीएक्टिवेशन, डिक्रीज टी सेल, क्योंकि टी सेल कम होंगे तो एक्टिवेशन हो जाएगी, डिक्रीज टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी कम कर देता है। क्यों कम करेगा? मल्टीपल माइलोमा, तो हम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा सेल को मार रहे हैं। तो प्लाज्मा सेल अगर नहीं होंगे तो आपके पास क्या होगा कि बॉडी की इम्यूनिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। मेंटल सेल लिम्फोमा हमारे पास, मेंटल सेल्फ 18-14 ट्रांसलोकेशन हमने पढ़ी थी, तो वो आपके पास जो मेंटल सेल लिम्फोमा होता है उसमें भी हम यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज है। हमेशा हमेशा जब भी आपने इस पे आना है हीमाटोलॉजी पे, तो इसको पढ़ना नहीं भूलना, ये जो मैंने बात मेंशन करवाई है। इसके अलावा इसके ऊपर आ जाएं, इमेटिनिब। इमेटिनिब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा से मैं बता देता हूँ। आपके पास फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स 922 ट्रांसलोकेशन की वजह से जो आपके पास प्रोटीन काइनेज इंजाइम की आपके पास फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो होता है प्रोटीन काइन सॉरी टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन काइनेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जो कि एपोप्टोसिस को कम कर देती है और सेल की प्रोलिफरेशन को बढ़ा देती है। तो मोस्ट कॉमनली हम इसको यूज करते हैं साइटोमेगैलो वायरस में, ठीक, सॉरी, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, सी साइटोमेगालो वायरस नहीं, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। एंटी कैंसर नहीं है, स्पेसिफिकली टायरोसिन काइनेज आपके पास जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करते हैं, और ओरली ये जो ड्रग है वो यूज की जाती है। इससे पीछे आता हूँ, जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, कि हमारे पास एक ड्रग होती है क्लेड्राबीन। तो ये लोग आप मुझे अभी आंसर करेंगे, मैं तीनों ड्रग का लिख दूंगा। क्लेड्रीबीन को हमने कब यूज करना है, ठीक है जी। इमेटिनिब को हमने कब यूज करना है, ठीक है, क्योंकि आप वाइट ब्लड सेल के कैंसर सारे पढ़ के आए हो ना। और हमारे पास जो विटामिन ए है हमने इसको कब यूज करना है, तो जो सबसे पहले आंसर करेगा उसको क्या होगा, उसको एल में, ठीक है। इमेटिनिब जो है
वो क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया में, क्लेड्रिबीन जो है वो आपके पास होगी हेरी सेल ल्यूकीमिया में, और विटामिन एम हम देते हैं एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, इसमें हम देते हैं। तो ये आपने, ये एमसीक्यूज हैं, तीनों के तीनों एमसीक्यूज हैं, ये आपने रटा मारना है इसको, कभी भी नहीं भूलना आपने इसको, ठीक है जी। इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये अडीमा काज करवा करवा देती है, अडीमा का काज है ये जो ड्रग होती है। उसके अलावा एरलोटिनिब जो है वो आपके पास EGFR जो पहले पढ़ चुके हैं हम, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को हमारे पास ये जाके इनहिबिट कर देती है। और फर्दर फर्दर हमारे पास ये बहुत अहम है, पेल्बोसिलिब, पेल पेल्बोसिलिब सिक्लिब, ठीक है। ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है इसको इनहिबिट करेगी, ठीक है, और एपोप्टोसिस को इंड्यूस करेगी, ठीक है जी, जिसके नतीजे में आपके पास ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट किया जाता है। और ओला पेरिब ये जो आपके पास है, ये पोली ADP राइबोज पोलीमरेज, ठीक है, डिक्रीज DNA रिपेयर। तो शुरू में मैंने बात की थी, जितनी भी ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं कि DNA की जो, सॉरी, DNA सेल की जो स्टेबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। तो ये सब के सब ये जो इंजाइम है वो आपके पास, ये साइक्लिन डिपेंडेंट तो सेल की प्रोलिफरेशन को बढ़ा देगा, ये जो पोली ADP राइबोज पोलीमरेज एंजाइम होता है ना, वो अगर इनहिबिट हो जाएगा तो DNA की रिपेयरिंग जो होगी वो नॉर्मल नहीं होगी, ठीक है। ब्रेस्ट और ओवेरियन और पैंक्रियाटिक कैंसर में हम इसको यूज करते हैं। बाकी भी आपने सारे याद करने हैं, लेकिन अब ये जो सारी ड्रग हैं वो ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड आपको इस तरह लग रहा होगा ना कि बहुत ज्यादा नाम है और मुश्किल है। तो जो मैंने मेंशन करवाई हैं वो आपने नहीं भूलनी। ये एमसीक्यूज है, ये भी एमसीक्यूज है, ठीक है। और उसके अलावा ये पूछा जाता है कि माइलोमा में, मतलब कि मेलानोमा में, ये भी आपके पास एमसीक्यूज है वैसे। ये हीमाटोलॉजी के रिलेटेड है, ये अदर सिस्टम है ना, तो दोबारा दोबारा रिवाइज हो सकेंगी। लेकिन हम जो हीमाटोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना, तो ये जोम्बी जो ड्रग है ना, जोमिब, ये इसी से रिलेटेड है, मल्टीपल माइलोमा को इससे ट्रीट करते हैं, और आपके पास CML को भी इसी से करते हैं। ये जो बाकी है ना, हम इनको दोबारा दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं, इसको नहीं भूलना। और यहाँ पे जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो भी आपने अच्छे से याद करनी है। अब हम थोड़ा सा